नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर के काम में लगे कर्मचारियों की मौत की लगातार खबरें आ रही हैं। उत्तर प्रदेश में एसआईआर के काम में लगे 2 कर्मचारियों की मंगलवार को मौत हो गई थी। इस पर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि जब मैं कल रात फतेहपुर में सुपरवाइजर के परिवार वालों से मिलने गया जिनकी एसआईआर के दौरान मौत हो गई थी, तो परिवार ने मुझे बताया कि उन पर सरकार की तरफ से प्रोसेस जल्दी पूरा करने का बहुत ज्यादा दबाव बनाया जा रहा था, इसलिए उन्होंने सुसाइड कर लिया। अखिलेश यादव ने कहा कि इतनी जल्दी क्या है, पश्चिम बंगाल के लोग भी कह रहे हैं कि चुनाव आयोग के हाथ खून से सने हैं। एसआईआर प्रोसेस के दौरान मर रहे चुनाव आयोग के कर्मचारियों की मदद कौन करेगा? चुनाव आयोग को आगे आकर मदद करनी चाहिए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में एसआईआर के काम में लगे लेखपाल सुधीर कुमार स्कोरी ने अपनी शादी से ठीक एक दिन पहले आत्महत्या कर ली थी। पश्चिम बंगाल बीजेपी ने वक्फ संशोधन कानून को लेकर टीएमसी सरकार पर निशाना साधा है। पश्चिम बंगाल बीजेपी ने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि उन्होंने यानी ममता बनर्जी ने शुरू में वक्फ संशोधन का विरोध किया था। महीनों बाद उनकी सरकार ने भारत सरकार के संशोधित वक्फ कानून को स्वीकार कर लिया है। बता दें कि पश्चिम बंगाल में नए वक्फ संशोधन कानून को मंजूरी दे दी गई है। राज्य के अल्पसंख्यक विकास विभाग ने जिला अधिकारियों को 5 दिसंबर तक 82,000 वक्फ संपत्तियों की जानकारी सेंट्रल पोर्टल पर अपलोड करने का निर्देश दिया है। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 इस साल अप्रैल में संसद के दोनों सदनों से पास हुआ था। गुरुवार को सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लिखे एक पत्र में पश्चिम बंगाल अल्पसंख्यक विकास विभाग ने तय समय सीमा तक राज्य की वक्फ संपत्तियों की जिलेवार जानकारी सेंट्रल पोर्टल पर अपलोड करने का निर्देश दिया है। इस फैसले को राजनीतिक रूप से अहम माना जा रहा है क्योंकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सार्वजनिक रूप से घोषणा की थी कि वह राज्य में नए कानून को लागू नहीं होने देंगी। जम्मू के नरवाल इलाके की एक घटना इस समय चर्चा का विषय बनी हुई है, जहां जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी जेडीए ने कश्मीरी पत्रकार अरफाज अहमद के परिवार का 3 दशक पुराना घर अवैध कब्जा बताकर तोड़ दिया। उनके बूढ़े पिता गुलाम कादिर डिंग के मलबे पर बैठकर रोने का वीडियो वायरल हुआ तो राजनीतिक दलों के आरोप प्रत्यारोप भी शुरू हो गए। जेडीए का कहना है कि उन्हें पहले नोटिस दिया गया था और परिवार ने खुद लिखा था कि यह मकान उनका नहीं है, लेकिन स्थानीय लोग और राजनीतिक दल इसे चुनिंदा कार्रवाई बता रहे हैं। इस बीच उनके हिंदू पड़ोसी कुलदीप शर्मा ने इंसानियत की मिसाल पेश करते हुए अपनी बेटी की शादी के लिए बचाकर रखे 1361 वर्ग फीट प्लॉट को अरफाज के परिवार को दे दिया ताकि वे दोबारा अपना घर बसा सकें। इस कदम की सोशल मीडिया पर खूब सराहना हो रही है। दूसरी ओर उमर अब्दुल्ला ने प्रशासन पर गरीब परिवार को निशाना बनाने का आरोप लगाया है, जबकि बीजेपी का कहना है कि कार्रवाई अब्दुल्ला सरकार के आदेश पर हुई थी। गुवाहाटी हाईकोर्ट ने एआईयूडीएफ के विधायक अमीनुल इस्लाम के खिलाफ लगाए गए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानी एनएसए को पूरी तरह रद्द कर दिया और उनकी तुरंत रिहाई का आदेश दिया है। उन्हें 24 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया था क्योंकि 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले को उन्होंने एक रैली में केंद्र सरकार की साजिश बताया था। इस बयान पर उनके खिलाफ देश की संप्रभुता और एकता को खतरे में डालने वाली पीएनएस की धारा के तहत केस दर्ज हुआ। 14 मई को जमानत मिलते ही उसी दिन जिला प्रशासन ने एनएसए लगा दिया। असम सरकार ने पहलगाम हमले के बाद चलाए गए पाकिस्तान समर्थक अभियान में कुल 58 लोगों को पकड़ा था, जिनमें अमीनुल इस्लाम भी शामिल थे। वहीं अब हाईकोर्ट ने कहा कि हिरासत आदेश अवैध है क्योंकि इस्लाम द्वारा 23 मई को दिया गया प्रतिवेदन अधिकारियों को पहुंचाने में 12 दिन की बिना वजह देरी हुई। साथ ही उन्हें 23 दिन तक यह भी नहीं बताया गया कि वे केंद्र सरकार को भी प्रतिवेदन दे सकते थे। अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि इस देरी से उनके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। एआईयूडीएफ का दावा था कि सरकार ने उन्हें साजिशन जेल में रखा था और जरूरत पड़ने पर वे जेल से ही चुनाव लड़ेंगे। इस फैसले के बाद राज्य में ऐसे बाकी एनएसए मामलों पर भी सवाल उठने लगे हैं। एआईयूडीएफ विधायक अमीनुल इस्लाम ने रिहा होने के बाद मौजूदा बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा खुद को राजा समझते हैं और बिना वजह उन्हें 14 मई को एनएसए के तहत गिरफ्तार किया गया। इस्लाम के मुताबिक इससे पहले उन्हें पहलगाम हमले पर दिए गए बयान के मामले में पकड़ा गया था, लेकिन नगांव कोर्ट ने जांच के बाद 15 दिन में जमानत दे दी। उसी दिन राज्य सरकार ने उन्हें रिहा होने से रोक दिया और एनएसए लागू कर फिर से हिरासत में ले लिया। सरकार का दावा था कि उनकी रिहाई से सामाजिक सौहार्द बिगड़ सकता है, लेकिन इस्लाम ने इसे सरकार की बदले की कार्रवाई बताया।
उन्होंने हाईकोर्ट का धन्यवाद देते हुए कहा कि अदालत ने साबित कर दिया कि उनकी गिरफ्तारी गलत और बिना किसी उचित कारण की थी। पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया के दौरान हुई 39 मौतों को लेकर टीएमसी ने चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को जिम्मेदार ठहराया है। टीएमसी के 10 सांसदों का प्रतिनिधि मंडल दिल्ली में चुनाव आयोग से 1.5 घंटे मिला और आरोप लगाया कि सीईसी के हाथों पर खून लगा हुआ है। पार्टी का दावा है कि अव्यवस्थित काम, दबाव और कम ट्रेनिंग के कारण 39 लोगों की मौत हुई है, जिनमें 4 बूथ लेवल ऑफिसर भी शामिल हैं, जबकि 15 पीएलओ अस्पताल में भर्ती हैं। टीएमसी ने कहा कि एसआईआर का असली निशाना बंगाली भाषी मतदाता है, जबकि बांग्लादेश और म्यांमार से सटे अन्य राज्यों को प्रक्रिया से बाहर रखा गया है। पार्टी ने हाल ही में बूथ लेवल एजेंट यानी पीएलए की नियुक्ति के नियम में किए गए संशोधन पर भी सवाल उठाया। पहले पीएलए उसी बूथ का मतदाता होना चाहिए था जहां वह तैनात होता है। नए नियम में उसे पूरे विधानसभा क्षेत्र के किसी भी बूथ का मतदाता होने की छूट दे दी गई। टीएमसी ने आरोप लगाया कि बीजेपी नेता 1 करोड़ नाम काटने की धमकी दे रहे हैं और चुनाव आयोग चुप है। अनुमान लगाया जा रहा है कि टीएमसी 2026 के विधानसभा चुनाव में इसे बंगाली अस्मिता के मुद्दे के रूप में उठाएगी। कर्नाटक में मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के बीच चल रहे विवाद को शांत करने की कोशिशें जारी हैं। हालांकि दोनों नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उनके बीच कोई मतभेद नहीं है और वे आलाकमान के फैसले को मानेंगे, लेकिन राजनीतिक हलकों में सत्ता हस्तांतरण की चर्चा अभी भी बनी हुई है। सरकार के 2.5 साल पूरे होने के बाद उठे इस विवाद को शांत करने के लिए सिद्धरमैया ने शिवकुमार को नाश्ते पर बुलाया था। यह मुलाकात आलाकमान के निर्देश पर हुई क्योंकि पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने दोनों को बातचीत कर एकजुटता दिखाने को कहा था। शिवकुमार समर्थकों का दावा है कि 2023 में 2.5 साल बाद सत्ता बदलने का वादा किया गया था, जबकि सिद्धरमैया गुट इसे अफवाह बता रहा है। दोनों पक्षों के कई विधायक हाल के दिनों में दिल्ली जाकर अपनी बात रख चुके हैं। उधर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अब तक कोई अंतिम फैसला नहीं लिया है। बीजेपी इस स्थिति पर नजर रखे हुए है और चेतावनी दी है कि विवाद बढ़ा तो विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव भी लाया जा सकता है। कांग्रेस ने सभी नेताओं से अपील की है कि वे आलाकमान के निर्णय का इंतजार करें और सार्वजनिक बयानबाजी से बचें। दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने के आदेश को टाल दिया है। अब अदालत 16 दिसंबर को अपना फैसला सुनाएगी। ईडी ने कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी, राहुल गांधी, दिवंगत नेता मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस और साथ ही सुमन दुबे, सैम पित्रोदा और यंग इंडियन कंपनी पर साजिश और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगाए हैं। एजेंसी के मुताबिक इन नेताओं पर आरोप है कि उन्होंने नेशनल हेराल्ड अखबार चलाने वाली कंपनी एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड यानी एजेएल की लगभग 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति गलत तरीके से अपने कब्जे में ले ली। ईडी का दावा है कि सोनिया और राहुल गांधी यंग इंडियन में 76% शेयर रखते हैं और इसी कंपनी के जरिए सिर्फ 90 करोड़ रुपए के लोन के बदले इतनी बड़ी संपत्ति हड़प ली गई। चार्जशीट में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा, सुमन दुबे, सुनील भंडारी, यंग इंडियन और डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड के नाम शामिल हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस की वर्किंग कमेटी ने अपनी बैठक में सर्वसम्मति से कई अहम प्रस्ताव पास किए। कमेटी ने जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा बहाल करने और तुरंत राज्य का दर्जा वापस देने की मांग दोहराई है। एनसी ने हाल ही में लाल किले पर हुए हमले की निंदा करते हुए कहा कि इस मामले की पूरी और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इसके साथ ही पार्टी ने नौगाम में हुए आकस्मिक विस्फोट की भी उच्च स्तरीय जांच की मांग की। बैठक में यह भी चिंता जताई गई कि देश के अलग अलग हिस्सों में जम्मू कश्मीर के छात्रों, व्यापारियों और आम लोगों के साथ उत्पीड़न और परेशानियों की खबरें लगातार आ रही हैं। पार्टी ने इन घटनाओं पर गंभीर चिंता व्यक्त की। नेशनल कॉन्फ्रेंस की 2 दिवसीय वर्किंग कमेटी की बैठक शुक्रवार को खत्म हुई, जिसमें कुल 7 प्रस्ताव पारित किए गए। केरल बीजेपी के अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने सबरीमाला सोने की चोरी मामले को एक बड़ी साजिश करार दिया है। उनका आरोप है कि यह मामला कई साल पहले कांग्रेस सरकार के समय शुरू हुआ था और इसमें कांग्रेस सीपीएम की गहरी मिलीभगत है। राजीव चंद्रशेखर ने एक्स पर लिखा कि इस केस के मुख्य आरोपी उन्नी कृष्णन पोट्टी की सोनिया गांधी के साथ तस्वीरें यह दिखाती हैं कि इस अपराध के पीछे कांग्रेस और सीपीएम का गहरा गठजोड़ है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने इसलिए चुप्पी साधे रखी क्योंकि मामला उनके ही समय शुरू हुआ था। अगर बीजेपी कार्यकर्ताओं और हिंदू विश्वासियों के लगातार विरोध प्रदर्शनों के दबाव ना होता तो इंडी गठबंधन इस केस को दबा देता। कांग्रेस और सीपीएम केरल में विपक्ष होने का नाटक करते हैं, लेकिन वास्तव में दोनों क्राइम पार्टनर हैं। चंद्रशेखर ने यह भी दावा किया कि आरोपी पोटी सिर्फ छोटा खिलाड़ी है, जबकि साजिश बहुत ऊपर तक जाती है। उन्होंने केंद्र की एजेंसियों से स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की मांग की।
ताकि असली दोषियों को जेल भेजा जा सके। भारत और अमेरिका के बीच रक्षा सौदों की तेज रफ्तार जारी है। शुक्रवार को भारत ने अमेरिका के साथ 8,000 करोड़ रुपए का बड़ा रक्षा समझौता किया। यह समझौता भारतीय नौसेना द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले MH-60R रोमियो हेलीकॉप्टरों की मेंटेनेंस, सपोर्ट और सर्विस को लेकर है। ये हेलीकॉप्टर भारत के युद्ध पोतों और एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ान भरते हैं। इससे पहले इसी महीने भारत ने अमेरिका से 2 और सौदों को मंजूरी दी थी। एक्सकैलिबर, प्रिसिजन गोला बारूद और जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल। इनकी कुल कीमत लगभग 1,000 करोड़ रुपए थी। सरकारी अधिकारियों के मुताबिक यह सरकार से सरकार यानी G2G वाला सीधा समझौता है, जिससे आने वाले 5 सालों तक इन हेलीकॉप्टरों की अपग्रेड, सर्विसिंग और सपोर्ट सुनिश्चित होगी। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.